हमारा जो तीसरा जो टॉपिक चल रहा था सबसे मोस्ट एग्जाम में यही पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में और नीट में भी यही पूछा जाता है। इसके साइंटिस्टों के नाम पूछा जाता है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत इमा किसने दिया था? सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक थे इमामुरा और शिजुने ने इसके बारे में पूरा बताया था कि रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। और उसको आगे एक्सप्लेन करने वाले कौन था? लेविट, जो इसको पूरा बताया आगे। और किस पर डिपेंड है? पूरा पोटेशियम पर ही डिपेंड है। पोटेशियम के गार्ड सेल में या द्वार कोशिकाओं में अंदर आने से रंध्र खुलते हैं, वापस बाहर जाने से रंध्र बंद हो जाते हैं। एग्जाम में जो हमें लिखना है वो ये लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ? जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सनलाइट गिरी, तो रात को क्या बना हुआ था? इसमें पत्तियों के अंदर क्या बना हुआ था? मैलिक एसिड बना हुआ था। जैसे ही सनलाइट गिरी तो मैलिक एसिड टूट गया। किस किस में? मेलेट और हाइड्रोजन आयन। किस में टूट गया? मेलेट और हाइड्रोजन आयन में टूट गया है। अब मेलेट कहाँ पर? अब ये दोनों कहाँ पर हैं? मेलेट भी यहाँ पर है और हाइड्रोजन आयन भी कहाँ पर है? यहाँ पर ही है। किसमें? द्वार कोशिकाओं में। अब हाइड्रोजन आयन तो कहाँ चले जाएंगे? सहायक कोशिकाओं में। और सहायक कोशिकाओं से कौन आ जाएंगे इसकी जगह पर? है पोटेशियम आयन। तो अंदर कौन आ गए हैं? पोटेशियम। और अंदर बैठा कौन है पहले से ही? मेलेट। तो अंदर क्या होगा? ये दोनों टूट गए तो सहायक कोशिकाओं से तो पोटेशियम आयन अंदर आ जाएंगे और द्वार कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएंगे। और पोटेशियम अंदर आते ही क्या बना लेंगे? मेलेट के साथ जुड़कर पोटेशियम मेलेट बना देंगे। जैसे ही द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम मेलेट बनेगा तो इसका पीएच बढ़ जाता है और प्रासरण सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और सांद्रता में वृद्धि होते ही इसका क्या बढ़ जाता है? डीपीडी बढ़ जाती है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होते ही बाहर वाली कोशिकाओं से क्या होता है? सहायक कोशिकाओं से क्या होगा? अंतःप्रासरण द्वारा द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है। और द्वार कोशिकाएं क्या थी? पहले ऐसे सिकुड़ी हुई थी और जैसे ही द्वार कोशिकाओं में पानी भरेगा उनका आकार बाहर की तरफ फैल जाएगा और रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन नाइट के समय क्या होगा? नाइट के समय क्या होता है? इन पत्तियों में, क्योंकि दिन में तो CO2 बाहर निकल रही थी तो प्रासरण सांद्रता बढ़ रही थी या पीएच बढ़ रही, तो नाइट में क्या होता है? CO2 अंदर ही पड़ी रहेगी क्योंकि रात को क्या नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो रात्रि में क्या होगा? CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। और साथ में कौन सा? पत्तियों के अंदर एक एसिड होता है जो हम बोलते हैं, पादपों का एक हार्मोन होता है एफसीसी कमल, वो भी क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और द्वार कोशिकाओं में जो दिन में पोटेशियम था उसको बाहर फेंक दिया जाता है और पोटेशियम तो बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन अंदर आ जाता है। और हाइड्रोजन अंदर आते ही डीपीडी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रासरण सांद्रता में कमी या डीपीडी कम हो जाती है, जिससे अंदर वाला पानी द्वार कोशिकाओं से पानी किधर बाहर निकल जाता है? सहायक कोशिकाओं में। और क्या हो गया? बहिर्प्रासरण। दिन में तो अंतःप्रासरण, रात्रि में बहिर्प्रासरण। और रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए। अब आता है इसके घटक कि वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बाहर वाले भी कारक हैं, अंदर वाले भी कारक हैं। इन्हें बाह्य कारक और आंतरिक कारक भी कहते हैं। बाह्य कारक में सबसे पहले आता है प्रकाश। प्रकाश डायरेक्ट भी प्रभावित करता है, इनडायरेक्ट रूप से भी प्रभावित करता है। डायरेक्ट जैसे सनलाइट गिरी तो इसका वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट तो जैसे सनलाइट आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो इनडायरेक्ट रूप से क्या हो जाएगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बढ़ा देता है। तो प्रकाश की लाइट बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। तो समानुपाती हो गया। वायु, अगर दिन में हवाएं तेज चलेंगी तो ये पानी उड़ा इस पत्ती से, इधर से हवा आई और इस पानी को उड़ा लेगी, तो बार बार में पानी वाष्प के रूप में ज्यादा निकलेगा, इसलिए हवाएं तेज चलेंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ज्यादा होगी। क्योंकि इसके ऊपर जो पानी था इसको जो ठंडा रख रखा था, पत्ती को जो ठंडा बनाए रखा, जो इसको बैलेंस कर रहा था टेम्परेचर को, वो पानी बार बार में किससे उड़ रहा है? हवा के द्वारा। तो वायु तेज चलेंगी तो वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। तीसरा है जल की मात्रा मिट्टी में।
अगर पानी में जो मिट्टी में पानी ज़्यादा होगा तो जड़ें ज़्यादा जल अवशोषित करेंगी और वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ा सकते हैं पौधे और पानी को ज़्यादा उड़ाएंगे। तीसरा है तापमान। तापमान बढ़ेगा तो पत्ती अपने किसको तापमान को बैलेंस रखने के लिए, पत्ती खुद का तापमान बैलेंस रखने के लिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा उड़ाएगी, तो तापमान बढ़ने पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। अगला आता है पत्ती की संरचना। तो पत्ती की संरचना, अगर हमारे रेगिस्तान वाला पौधा है तो रेगिस्तान वाले पौधे में क्या होते हैं, रंध्र अंदर धसे हुए होते हैं और ऊपर किसकी लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की पाई जाती है, बाह्य त्वचा। ऐसे रंध्रों को बोलते हैं रंध्र निमग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र निमग्न बोलते हैं। तो ऐसे प्रकार की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। दूसरा कारण है मूल प्रवाह अनुपात। अगर जड़ें लंबी लंबी होंगी तो जल का अवशोषण ज्यादा होगा और पानी ज्यादा खींच सकते हैं पौधे और वाष्पोत्सर्जन को भी बढ़ा सकते हैं, खुद को बैलेंस बनाए रखना। तीसरा है पत्ती का दिक् विन्यास, लीफ ओरिएंटेशन। अगर पत्ती पौधे पर ऐसे सीधे लगी हुई तो सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी ऐसे, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी। अगर ऐसे लगी हुई है पत्ती तो सूर्य की किरणें पास से निकल जाएंगी, तो वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि ऐसे सीधी लगी हुई होंगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मिल गया ना सूर्य की किरणों को टकराने के लिए, तो इसी को बोलते हैं पत्ती का दिक् विन्यास। सबसे अधिक प्रभाव तो वाष्पोत्सर्जन, सूर्य की किरणें के अगर समकोण पर होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, अगर पैरेलल हैं तो कम होगा। तो ये लाइनें हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ए ट्रांसपीरेशन या सिग्निफिकेंस। एक लाइन आती है कि वाष्पोत्सर्जन आवश्यक बुराई है। क्या है, आवश्यक बुराई है। बात सही है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से जो पौधे जड़ें रात दिन पानी को अवशोषित करती हैं और दिन में वो पूरा पानी उड़ा देती हैं, तो एक बुराई भी तो होगी ना, पानी का नुकसान हो रहा है। लेकिन आवश्यक बुराई के साथ साथ इससे पौधे का क्या रहता है, पत्तियों का तापमान भी बैलेंस रहता है। इससे पत्तियों का तापमान, अगर ये तापमान बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। अगर भूमि में जल की मात्रा कम होती है और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है तो पत्तियां धीरे धीरे सूख कर गिरने लग जाती हैं। इससे क्या होता है, पत्तियों में पानी कम होगा तो यहाँ पर डीपीडी बढ़ जाएगा, तो डीपीडी बढ़ने से पास वाली कोशिकाओं से पानी खींचेगा। इस प्रकार एक दाब उत्पन्न हो जाता है जिससे जल के साथ खनिज लवण भी पत्तियों तक पहुंच जाते हैं और साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती रहती है और साथ में प्रकाश संश्लेषण भी होता रहता है। तो ये भी फायदा है। और इससे एक रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण पर भी निर्भर है। तो पीछे वाले लेसन में ये पूरा हमने पढ़ा है। रसारोहण क्या होता है, जल का लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना पौधे के, उसी को बोलते हैं रसारोहण। इससे एक्स्ट्रा जल है उसका भी क्या हो जाता है, निकास हो जाता है। अब आता है बिंदु स्राव। तो आपने देखा होगा, सुबह उठते देखा होगा खेतों में पत्तियों के जो इनको बोलते हैं, ये हो गई, इसको बोलते हैं वेन। ये पौधे, ये इसको हो गई मेन वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिराएं। ये साइड की हो गई है। तो यहाँ पर सुबह सुबह आपको यहाँ पर पानी की बूंदें मिलती हैं, उन्हीं को बोलते हैं जल की बूंदों के रूप में निकलना है, क्या कहता है, बिंदु स्राव कहलाता है। बिंदु स्राव कब ज्यादा होता है, जब वाष्पोत्सर्जन कम हो, मौसम ठंडा हो चारों तरफ, तो जो एक्स्ट्रा जल होता है पौधे के अंदर का, वो विशेष दाब के द्वारा बूंदों के रूप में बाहर निकलने लग जाता है। और जहां से ये बाहर निकलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, जल रंध्र कहते हैं। और यहाँ पर जो छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं जल छिद्र। इनके नीचे विशेष प्रकार की कोशिकाएं, ये तो हो गई बाहर वाला टिप पॉइंट, ये तो हो गया टिप पॉइंट। इसके चारों तरफ अंदर देखें तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं एपिथेम कोशिकाएं। ये एपिथेम कोशिकाएं एक्स्ट्रा वाटर, पानी को कहाँ से खींचती हैं, जाइलम वाहिकाओं से निकलकर वाटर कहाँ पर आ जाता है, पानी कहाँ पर आ जाता है, एपिथेम में आ जाता है। और यहाँ पर सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु स्राव के समय जो दाब लगता है वो कौन सा होता है, वो मूल दाब होता है। और इसके द्वारा जो अशुद्ध जल के साथ अशुद्धियां भी बाहर आ जाती है, कौन सी होती हैं, कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक जल लवण घुले होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट आता है रस स्राव। जब हम कई बार कट लगा देते हैं पौधे पर तो वहां से एक जूस सा निकलना लग जाता है, रस बोलते हैं। और वो रस कहाँ से निकलता है, जाइलम वाहिकाओं में
रस मूल दाब के कारण धनात्मक तनाव में रहता है और कट लगाते ही वो बाहर निकलने लग जाता है। उसी को बोलते हैं रस स्राव कहते हैं, या रस स्राव या ब्लीडिंग। रबड़ के वृक्ष में इस प्रकार के रिसाव को क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है 2 मिनट में वो कर लेते हैं आपके सभी क्वेश्चन। निम्न में से किस अंग से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है? किससे नहीं होता? जड़ से नहीं होता, केवल वायु भागों से होता है। सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। जल रंध्र पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं जल रंध्र? प्रण का जो किनारा होता है उसी पर पाए जाते हैं, जो सिराएं बोली थी वह। पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव्य होता है, क्या होता है उसमें? क्या होते हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? रंध्रीय, उपत्वचीय और लेंटिकुलर वाला। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस क्रिया में होता है? रंध्रीय के द्वारा। द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत किसने दिया था? इमामुरा और फ्यूजिनो। और उसको आगे और एक्सप्लेन किसने किया था? लेविट ने। वाष्पोत्सर्जन को एक लाभ बताइए, तो मेन लाभ होता है इससे पत्तियों का तापमान बैलेंस बना रहता है। स्टोमेटा के खुलने के समय द्वार कोशिकाओं की स्थिति क्या होती है? तो स्टोमेटा जब खुलते हैं तो द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? टर्जिड होती हैं, फैल जाती हैं उनमें पानी बढ़ने से। वाष्पोत्सर्जन जल का वाष्प के रूप में निकलना है। वाष्पोत्सर्जन जल की बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? बिंदुस्राव। रंध्र उपकरण का नामांकित चित्र बताई दिया था। द्वार कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ दिए थे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में प्रकाश था, वायु थी, जल थी और तापमान था। आंतरिक कारक में कौन थे? रंध्रों की संख्या थी, पत्ती का विन्यास था और मूल तनानुपात था। ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये हो जाएंगे आपसे। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कीजिए आप।